हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग सेल यानी कोशिका का पार्ट नंबर 5। थोड़ी सी क्लास लेट स्टार्ट हुई है। आई एम रियली सॉरी इसके लिए। तो आज अपना कोशिका पूरा हो जाएगा, सेल पूरा हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूं मैं, फिर थोड़ा सा ही पार्ट बचा हुआ है वो हम लोग कर लेंगे। मतलब आज ही अपना पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको याद है या नहीं है। सीधे आप लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं सेशन। चलिए बताइए, क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकी घटक, कोशिका का कौन सा पार्ट अधिकांश प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता। सर ये प्रोकैरियोट्स किससे बोलते हैं? देखो, आपको मैंने बताया था कोशिका दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है सर। एक होती है आपकी यूकैरियोटिक सेल। ऐसे जीव जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, ऐसे जीवों को आप लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। और ऐसे जीव जिनमें यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है उन्हें आप लोग क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल बताओ। सर आपने बताया था जो बैक्टीरिया होता है ना, उसी में आपको प्रोकैरियोटिक सेल मिलेगी। यानी बैक्टीरिया एक प्रकार के क्या है? प्रोकैरियोट्स है। इसके अलावा चाहे कोई प्लांट की बात करो, चाहे एनिमल की बात करो, फंगस की बात करो, सारे के सारे यूकैरियोट्स होते हैं, क्योंकि सभी में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। मैंने आपको बताया था कि प्यारे दोस्तों की जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको केवल चार चीजें मिलेगी। एक तो सेल वॉल, कोशिका भित्ति मिल जाएगी। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली मिल जाएगी। आपको यह भी मैंने बताया था इनकी कोशिका के अंदर आप लोगों को राइबोसोम मिल जाएंगे। बताया था या नहीं बताया था? बताओ। बताया था? बताया था। आप मुझे एक छोटी सी चीज बताओ। मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक, नहीं पाया जाता, या पाया भी जाता है तो काफी टूटा फूटा पाया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है न्यूक्लियस के चारों ओर की मेम्ब्रेन क्या कहलाता है? न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अगर इसमें न्यूक्लियस ही नहीं होगा, केंद्रक ही नहीं होगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां से आएगी? केंद्रक झिल्ली कहां से आएगी? तो सर इसमें आपको केंद्रक झिल्ली नहीं मिलेगी। बात सही है क्या? बात सही है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताओ। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, राइबोसोम आपको दोनों में मिलेगा। मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होता है वो थोड़ा छोटा होता है साइज में, और इसमें जो राइबोसोम होता है वो बड़ा होता है। छोटे वाले का नाम क्या था? 70S। बड़े वाले का नाम क्या था? 80S। अब देखो, जब राइबोसोम जो होता है ना, जब इसको बड़ा करके देखोगे ना, तो ये बेसिकली दो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है। तो इस 70S वाला जो राइबोसोम है ना, इसकी जो दो सब यूनिट्स है, इसका नाम क्या है बताओ? सर एक होती है 30S और एक होता है आपका 50S। जोड़ने पे 80 आता है। इनका इनका विभाजन इसी प्रकार से आप लोगों का ध्यान रखिए। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो राइबोसोम होता है ये भी आपका दो पार्ट से मिलकर बना होता है। इसका एक पार्ट होता है आपका 40S और एक बड़ा वाला पार्ट होता है आपका 60S। तो आप लोगों से बोला जा रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कौन सा पाया जाता है? 70S वाला। तो इसकी सब यूनिट्स क्या हो जाएगी? 30S और 50S। तो कहां पर दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी आपका दिया हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन था। आ रहा है बात समझ में? क्वेश्चन बन रहे हैं? बिल्कुल सर बन रहे हैं। चलिए बताइए, आपसे पूछा गया है किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो आपको पता है कोशिका के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, सबके अलग अलग कार्य होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? किसी भी कोशिका में जो एनर्जी बनती है वो कहां पर स्टोर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा ग्रह बोलते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आ रही है बात समझ में? ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए। दोस्तों यहां इस क्वेश्चन से एक आपको मैं नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। हालांकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैं कुछ आपको इससे क्वेश्चंस के माध्यम से कुछ नया पार्ट भी सिखाऊंगा। देखो, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सब भूल जाओ। क्या मैंने आपको बताया था क्या कि कोई सेल, कोई कोशिका को अगर आप लोग ऐसे सॉल्यूशन में डाल दो जहां पर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो वहां से बाहर से पानी क्या आ जाएगा? कोशिका के अंदर आ जाएगा। बात मैंने बताई थी कि आपको? बिल्कुल सर आपने बताई थी। अगर देखिए दोस्तों, बाहर जिस सॉल्यूशन में डाला, जिस विलियन में डाला,
अगर वहां पे पानी की मात्रा कम है, कोशिका के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है, तो क्या पानी बाहर निकलेगा क्या? अरे बोलिए, क्या पानी बाहर निकलेगा क्या? हाँ या ना? ठीक है। अब देखिए दोस्तों, प्लांट सेल की अगर हम लोग बात करें, इनकी कोशिका की सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है? सेल वॉल होती है सर, कोशिका भित्ति होती है। इनके अंदर एक और लेयर पाई जाती है जिसे आप लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि मान लीजिए अगर किसी प्लांट सेल का पानी बाहर निकल रहा है तो क्या होगा? क्या ये सेल जो होगी थोड़ी सी संकुचित होगी क्या? थोड़ी सी पिचकेगी क्या? अब देखो, क्योंकि सेल वॉल तो थोड़ी सी क्या होती है, मतलब सेल मेम्ब्रेन तो काफी फ्लेक्सिबल होती है, सेल वॉल इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन काफी लचीली होती है ना, तो दोस्तों ये अंदर ऐसे हो जाएगी, अंदर की ओर ऐसे हो जाएगी है, मतलब सेल वॉल से अलग हो जाएगी है, सेल वॉल से अलग हो जाएगी आपका। तो बेसिकली तो कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से मतलब सेल वॉल तो बेचारी ऐसी कैसी रह जाएगी और सेल मेम्ब्रेन अंदर चिपक के ऐसे हो जाएगी। समझ में आ गया क्या? इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। आई बात समझ में? सर थोड़ा सा इसको वीडियो से समझाओ। देखो यहां पर देखो, ये इसका अगर ये जो सेल है, ये कोशिका है, अगर इसका पानी बाहर जाएगा तो होगा क्या? देखो अभी देखना, पानी बाहर जा रहा है ना, तो ये दो देखो, जो सेल वॉल तो वैसे की वैसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर की ओर जा रही है क्या? ये येलो वाली जो चीज है वो थोड़ी अंदर की ओर हो गई क्या? बताओ, नहीं दिखा वीडियो में? देखो वापस देखो, वीडियो में वापस देखिए। देखो अभी आप लोगों की ये आउटर वाली जो लेयर होती है उसको सेल वॉल बोलते हैं। मान लीजिए दोस्तों, इस कोशिका से पानी जो हो रहा है ना वो बाहर जा रहा है, ठीक है? तो पानी जब बाहर जाएगा तो होगा क्या? ये सेल मेम्ब्रेन थोड़ी अंदर की ओर आएगी। देखो अंदर की ओर आ रही ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? किसी को दिक्कत तो नहीं है? आ गया मजा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एनटीपीसी में आप लोगों का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आ जाओ दोस्तों, इस मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आप लोगों को समझाता हूं, ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखो होता क्या है, जैसे मान लो प्लांट की सेल के लिए ना, जैसे मान लो कोई प्लांट की सेल है, अगर कोई प्लांट की सेल के अंदर पानी आएगा, जैसे मान लो पानी आ रहा है, तो होगा क्या? कभी आपने सोचा है क्या होगा? प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो। जैसे कोई सेल है, प्लांट की सेल है, इसकी सबसे आउटर लेयर कौन सी है? सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है। इसके अंदर एक लेयर और पाई जाती है जिसका नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है। तो अगर पानी अंदर आएगा तो क्या ये सेल थोड़ी सी फूलेगी क्या? क्या ये कोशिका फूलेगी क्या? हाँ सर, ये आपने बताया था। तो एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा, जब ये पानी अंदर आता है ना, जैसे मान लो अंदर बहुत ज्यादा पानी हो गया, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होगी, ये क्या सेल वॉल पे थोड़ा सा प्रेशर लगाएगी क्या? बताओ। अरे देखो यार, अंदर बहुत सारा पानी आ गया, तो ये सेल मेम्ब्रेन थोड़ा चिपकेगी क्या सेल वॉल की ओर? सेल मेम्ब्रेन थोड़ा सा फोर्स लगाएगी क्या सेल वॉल पे? थोड़ा सा प्रेशर लगाएगी क्या? तो दोस्तों, जब किसी प्लांट की सेल के अंदर, सर आप प्लांट की सेल की ही बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि दोस्तों एनिमल में तो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति होती ही नहीं है, प्लांट में ही तो आपको सेल वॉल मिलेगी, कोशिका भित्ति मिलेगी। तो जब पानी अंदर आएगा ना, तो सेल मेम्ब्रेन आपकी फ्लेक्सिबल होती, थोड़ी बाहर की ओर जाएगी, तो ये थोड़ा सा प्रेशर लगाएगी सेल वॉल पे। तो ध्यान रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पर प्रेशर जो लगाती है ना, प्रेशर लगाती है, प्रेशर यानी दाब लगाती है, दाब लगाती है। उस प्रेशर को क्या बोलते हैं? कोई बता सकते हो क्या दोस्तों? ध्यान रखिएगा, उस प्रेशर को हम लोग टर्जिड प्रेशर के नाम से जानते हैं। टर्जिड प्रेशर, टर्जिड प्रेशर याद रह जाएगा क्या? याद रह जाएगा क्या? टर्जिड, टर्जिड प्रेशर या टर्जिड दाब याद रह जाएगा क्या? और दोस्तों ऐसी कोशिका जिसमें पानी बहुत ज्यादा है, या मैं बोलूं सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पे प्रेशर लगा रही है, तो ऐसी कोशिका को आप लोग टर्जिड सेल के नाम से भी जानते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा क्या? बताओ बताओ बताओ, आ गई बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक लड़का है सतीश कुमार मौर्य जी, सर आपको पढ़ाना नहीं आता क्या? सर सही से पढ़ाइए। नहीं मुझे नहीं आता सतीश जी, है ना, आपके मौसी के लड़के हैं ना, वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, उनसे जाके पढ़ो। ठीक है सतीश जी, आ गया ये कॉन्सेप्ट समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
सिमिलरली जैसे मान लीजिए कोई प्लांट की सेल है, तो इसकी आउटर लेयर इसको सेल वॉल बोलोगे, कोशिका भित्ति। इसकी अंदर वाली लेयर को आप लोग बोलोगे सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। तो आपको मैंने अभी अभी बताया कि अगर इस कोशिका से पानी बाहर निकलेगा तो क्या होगा सर, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना अंदर की ओर थोड़ी संकुचित हो जाएगी। इस प्रोसेस को भी आपने क्या बताया था? अरे इस प्रोसेस को आपने क्या बताया था सर? इस प्रोसेस को आपने बताया प्लाज्मोलिसिस बोलता है। तो अगर किसी प्लांट की सेल से पानी बाहर निकलता है, थोड़ा वो संकुचित होती है, तो ऐसी कोशिका को हम लोग फ्लैसिड सेल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? फ्लैसिड सेल यानी फ्लैसिड कोशिका के नाम से भी जानते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आ जाओ। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, बताओ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी बाद में करेंगे। ये प्रोकैरियोटिक के मैंने कल आपको बता दिया था, ये करो। आप कुछ प्रैक्टिस करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखा जाने वाला एकमात्र कोशिकांग कौन सा है? दोस्तों अगर बात करें किसी प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो ना उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता, ना उसमें लाइसोसोम पाया जाता, ना उसमें गोल्जी बॉडी पाई जाती। कौन सा कोशिकांग पाया जाता है सर? केवल और केवल सर राइबोसोम मिलता है, और कोई भी कोशिकांग उसमें नहीं मिलता। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चले आगे आ जाओ। दोस्तों कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जैसे जब हम लोग कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं ना कि कोशिका के अंदर क्या क्या होता है क्या नहीं होता, तो इस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। इस ब्रांच को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। जैसे लीवर की स्टडी को बोलते हैं हेपेटोलॉजी, आपके ब्रेन की स्टडी को बोलते हैं न्यूरोलॉजी, वैसे ही कोशिका सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों कोशिका में लिपिड अणु यानी कोशिका में जो फैट बनता है वो किस पार्ट से बनता है? आपको पता है हमारी बॉडी में फैट भी बनता है, प्रोटीन भी बनता है। तो हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? कोशिका से मिलकर बनी हुई है। यानी मैं बोल सकता हूं कोशिका में फैट भी बनता है, प्रोटीन भी बनता है। तो प्रोटीन तो बनता है राइबोसोम के द्वारा, और जो फैट का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? आपने बताया था सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे तो राइबोसोम था। बेसिकली आप लोग बोल सकते हो सर यहां पर प्रोटीन बन रहा है। फैट किसके द्वारा बनता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनता है। क्या बताया था? याद है? भूल गए? देखो आप भूल रहे हो, कोई बात नहीं, अभी याद आता जाएगा। कोशिका की रसोई किसको बोलोगे? कॉमन सेंस लगा के बताओ। आओ देखो दोस्तों, प्लांट की जो सेल, देखो हमारे घर में किचन का क्या काम है सर? किचन में ही फूड बनता है, किचन में ही फूड बनता है। तो प्लांट की सेल के अंदर जो आप लोगों का क्लोरोप्लास्ट होता है ना, ध्यान रखिएगा दोस्तों, वहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को हम लोग एक विशेष नाम से जानते हैं, किचन ऑफ सेल। क्लियर है क्या? चले आगे आ जाओ। बिना झिल्ली का कोशिकांग कौन सा है? मैंने आपको कल भी बताया था कि सर हमारी कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। कोई कोई कोशिकांग ऐसे हैं जिनमें क्या पाई जाती है? जिनके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। कोई कोई कोशिकांग ऐसे हैं जिनके चारों ओर दो झिल्ली पाई जाती है। तो बताओ कौन से ऐसे कोशिकांग हैं जो दो झिल्ली से घिरे होते हैं? बताओ दो झिल्ली वाले कोशिकांग कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था, इसके दो एग्जांपल जरूर याद रखिएगा। बताओ ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें कोई झिल्ली नहीं होती इसके चारों ओर, बिना झिल्ली वाला? बिना झिल्ली वाला बताओ बताओ बताओ। तो सर आपने बताया था एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, याद है? भूल गए? और एक मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट। ये आपके कोशिकांग ऐसे हैं जिनके चारों ओर दो लेयर पाई जाती है। ध्यान रखिएगा क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल प्लांट सेल में ही आप लोगों का मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था राइबोसोम जो होता है सर उसके चारों ओर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती। देखो ये मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी। मैंने बताया था राइबोसोम एक एग्जांपल, ध्यान रखना, जिसके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर? सतीश कुमार मौर्य जी, सर क्वेश्चन नहीं बन रहा तो तुमसे बनेंगे भी नहीं, है ना? तुमसे बनेंगे भी नहीं। अभी तो ब्लॉक और करूंगा तुम बाहर जाके। सतीश कुमार मौर्य क्वेश्चन नहीं बन रहा, एक ही कमेंट कर रहे हो। क्वेश्चन किससे बन रहे इस क्लास में बताओ? किसी से नहीं बन रहे, उसी से बन रहे हैं जो पूरी क्लास पढ़ा। तो पढ़ना पड़ता है उसके लिए। क्या ये मैंने कल पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? आप मुझे खुद बताओ, क्या ये कॉन्सेप्ट मैंने कल पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? अगर पढ़ोगे तभी तो क्वेश्चन बनेगा। चलिए बताओ,
बताओ ये चीज मैंने पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी, बताओ क्यों नहीं बनेगा क्वेश्चन। कौन सा कोशिकांग कोशिका में अनेक विषों और औषधियों को विषमुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों जब भी आप लोग कोई दवाई लेते हो तो उसका कुछ टॉक्सिक इफेक्ट होता है, तो उसको जहरीले प्रभाव को खत्म करने का काम कौन करता है? हमारी बॉडी बहुत सारी कोशिका से मिलकर बनी हुई है, तो कोशिका के अंदर ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो ये कार्य करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। आप लोग मुझे बताइए किसे कोशिका का ऊर्जा घर बोलोगे? अभी मैंने बताया किसी भी कोशिका के अंदर कोशिका की जो एनर्जी होती है वो कहां पर स्टोर होती है? उसके माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है, इसीलिए हम लोग उसको पावर हाउस बोलते हैं। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। बताओ निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? कोशिका में कौन सा पार्ट है जिसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है? प्रोटीन के निर्माण के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? राइबोसोम रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर है क्या? चले आगे। क्लियर, आ जाओ। इनमें से किसे आप लोग कोशिका का मास्टर बोलते हैं? मैंने आपको बताया था कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, केंद्रक, वो ही कोशिका के अंदर होने वाली सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसीलिए हम लोग इसको मास्टर ऑफ सेल बोलते हैं, कोशिका का मास्टर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए बताइए किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता? अब ध्यान से समझो, एक पार्ट अभी मैं बताऊंगा आपको, अभी मैं समझाऊंगा डीएनए क्या होता है, आज की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लो। जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, मैंने बताया था किसी भी कोशिका का जो डीएनए होता है वो कहां पर होता है? न्यूक्लियस के पास में होता है। लेकिन मैंने बताया था दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है, उसके पास भी आपको डीएनए मिलेगा। इवन माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद के राइबोसोम भी होते हैं। तो इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को क्या उपाधि दी थी? एक स्ट्रेंज ऑर्गेनल, एक अजीब कोशिकांग की उपाधि दी थी। सिमिलरली ध्यान रखिए प्लांट की सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर भी आप लोगों को डीएनए मिलेगा, डीएनए मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा दो कोशिकांग हो गए, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जहां पर आपको डीएनए मिलेगा। तो न्यूक्लियस में तो मिलेगा ही मिलेगा, केंद्रक में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, यहां पर भी मिलेगा और यहां पर भी मिलेगा। बात आ गई समझ में? बात समझ में आई क्या? बात आ गई समझ में? बताओ। चलिए आ जाओ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्या होती है? देखिए दोस्तों, एक्चुअली में प्लांट को एनर्जी कम चाहिए होती है, हमको ज्यादा चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको बताया चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सभी बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं। एक्चुअली में प्लांट की जो सेल्स होती है ना, वो मैक्सिमम सेल क्या होती है? डेड सेल होती है। डेड सेल का मतलब क्या है? डेड सेल का मतलब क्या है कि डेड सेल, उनमें कुछ एक्टिविटी नहीं है, तो एक्टिविटी नहीं है तो उनको एनर्जी की जरूरत नहीं है, इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा प्लांट में मैक्सिमम जो सेल्स होती है ना वो डेड सेल होती है, इसीलिए प्लांट को एनर्जी की कम आवश्यकता होती है। बताओ कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त, जैसे अभी मैंने आपको बताया कोशिका में जो न्यूक्लियस होता है ना केंद्रक, उसमें आपको मिलेगा डीएनए। तो इसमें केंद्रक के अलावा कौन से दो कोशिकांग है जिसके पास में अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? मैंने अभी अभी आपको बताया। दोस्तों ये प्लास्टिड होगा यार, ये प्लास्टिड, लवक को इंग्लिश में प्लास्टिड बोलते हैं, लवक को प्लास्टिड बोलते हैं। और आपको पता है जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी तो एक प्रकार का प्लास्टिड है। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में आपको डीएनए मिल जाएंगे। साथ में एक चीज और ध्यान रखिए, मैंने बताया ना माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए राइबोसोम्स होते हैं, इसके पास भी क्या मिल जाएंगे? आपको राइबोसोम मिल जाएंगे। क्लियर है क्या? चले आगे, चले आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। थैंक यू सर, आपकी वजह से ग्रुप डी में जॉब कर रहा हूं, अब टेक्नीशियन के लिए दोबारा पढ़ रहा हूं। बहुत बढ़िया आकाश जी, पढ़ते रहिए ऐसे। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पता नहीं पहली बार भी जॉब लगेंगे नहीं लगेंगे। यहाँ पर बच्चे पहले एक बार जॉब लग के दूसरी बार पढ़ने आ गए। जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनु माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं। जैसे दोस्तों प्लांट की सेल को आप लोग कहीं पर ऐसी जगह रख दे जहां पर बहुत ज्यादा पानी है,
तो इसके अंदर क्या आएगा, पानी आएगा, ये फूलेगी, लेकिन दोस्तों फट नहीं रही। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि इसके चारों ओर क्या है, सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, जो कि इसको फटने से बचाएगी। सेल मेम्ब्रेन तो बहुत फ्लेक्सिबल है, वो तो फट जाती, लेकिन इसके चारों ओर क्या है, सेल वॉल है। तो सेल वॉल की उपस्थिति के कारण ये फट नहीं रही है। चले आगे, चले आ जाओ। अब दोस्तों ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा नया पढ़ाऊंगा मैं आपको। आ जाओ। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ आपके बैक्टीरिया होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। समझ में आ गई। अब बैक्टीरिया में कौन सी कोशिका पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो आपके क्लोरोप्लास्ट होता है वो तो होता ही नहीं है, तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे करता है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि भोजन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो इसकी सबसे आउटर लेयर, इसको बोलोगे सेल वॉल, कोशिका भित्ति, इनकी अंदर वाली लेयर को बोलोगे सेल मेम्ब्रेन। दोस्तों इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, कोशिका झिल्ली, इसमें कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, इनकी सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली में क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि भोजन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो इनका जो ये सेल मेम्ब्रेन है ना, अंदर से मुड़ी हुई होती है, कई जगह मुड़ी हुई होती है, तो यहां पर पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, तो इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के अंदर की ओर आपकी क्या होती है, मुड़ी हुई होती है, जहां पर आप लोग के पिगमेंट पाए जाते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब आगे पढ़े। चलिए, तो मुझे कौन बताएगा, वैसे तो हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर कौन बताएगा, बताओ। प्लांट सेल और एनिमल सेल में, अच्छा सिमिलरिटी क्या है प्लांट सेल और एनिमल सेल। सर प्लांट में जो सेल पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है, वो यूकैरियोटिक सेल होती है। सिमिलरली एनिमल में जो सेल पाई जाती है वो भी यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे कोशिकांग मिलेंगे आपको, इसमें भी बहुत सारे कोशिकांग मिलेंगे, लेकिन एक दो कोशिकांग का अंतर होता है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्लांट सेल जो होती है ना, पादप की कोशिका, इसकी कोशिका के चारों ओर जो लेयर होती है उसका नाम क्या है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अंदर वाली लेयर का नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है। जबकि एनिमल सेल की अगर हम लोग बात करें तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसकी जो सबसे आउटर लेयर है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। पहला तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, पहला अंतर तो ये होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, क्या एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर क्या है, एनिमल जो सेल होते हैं ना उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, जबकि प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्लियर है। चलिए दूसरा बात बताएंगे दोस्तों, एनिमल सेल हो प्लांट सेल हो दोनों में ही गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें भी प्रेजेंट होती है, इसमें भी प्रेजेंट होती है, लेकिन बस ध्यान रखिएगा प्लांट की सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी होती है ना वो थोड़ी सी कम डेवलप होती है, तो उनका एक विशेष नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं डिक्टियोसोम। मतलब आप है एक प्रकार की गोल्जी बॉडी, तो आपको बस मैं ये बोलना चाह रहा हूं कभी एग्जाम में आ जाए क्या उसमें गोल्जी बॉडी, तो आप लोग ध्यान रखो प्लांट सेल में भी गोल्जी बॉडी पाई जाती है, लेकिन उनकी गोल्जी बॉडी थोड़ी सी अलग टाइप की होती है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डिक्टियोसोम देते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैंने आपको यह भी बताया एनिमल सेल के अंदर जो ये होता है ना खाली स्पेस वैक्यूल, वो एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल वो आपका काफी कम होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का साइज, रिक्तिका का साइज क्या होता है, काफी बड़ी होती है। क्लियर है। चलिए और एक अंतर क्या था दोस्तों, प्लांट सेल के अंदर आपको प्लास्टिड मिलेंगे, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ये मिलेंगे, यहां पर आपको प्लास्टिड नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये अंतर मैं आपको पहले बता चुका हूं। चलो बताओ इनमें से कौन सा केवल पादप कोशिकाओं में मिलेगा, तो प्लास्टिड जो है वो केवल और केवल प्लांट के सेल में मिलेगा। क्लियर है क्या। चले आगे, क्लियर है। चले आगे। चलिए अब दोस्तों मैं आपको कल पढ़ा रहा था, मैंने सारे आपको कोशिकांग पढ़ा दिए। अब आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, कोशिका में जितने भी कोशिकांग है उन सबका मास्टर
वो है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक बात मैंने आपको पहले भी बताया था। मैंने क्या बताया था कि न्यूक्लियस जो होता है ना, वो इस कोशिका के अंदर होने वाली सभी एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये बात आपको पता है दोस्तों। इस न्यूक्लियस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या सर, डीएनए। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये डीएनए क्या होता है, मुझे ये बताओ। आइए, किसी को पता है कि डीएनए क्या होता है? कोई बता सकता है कि डीएनए क्या होता है? बताओ। बताओ। देखो, जैसे आप बोलते हो ना किसी को, यार इसके तो डीएनए में ही गद्दारी भरी हुई है। कभी बोलते हो ना, यार इसके तो डीएनए में ही पता नहीं क्या कंप्यूटर है क्या, यार बहुत इंटेलिजेंट है वो। दोस्तों होता क्या है, देखिए, आप में कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपके पिताजी से आते हैं, कुछ माताजी से आते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि यार आप बोलते हो ना कि यार इसकी है ना बिल्कुल शक्ल बिल्कुल इसकी पापा से मिलती है। या आप लोग बोलते होंगे कि यार इसकी नाक तो बिल्कुल मम्मी पे गई है। या इसके बोलने का तरीका बिल्कुल इसके चाचा तो नहीं, दादा के जैसे है। या इसके बोलने का तरीका बिल्कुल नाना के जैसे है, नानी के जैसे है। इसका मतलब मेरे दोस्तों, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ तो आ रहा है जिसकी वजह से ये कैरेक्टर्स आ रहे हैं। बात सही है क्या? मतलब एक आपके पापा से और आपकी मम्मी से आपकी बॉडी में कुछ तो आया है जिसकी वजह से आपकी कुछ चीजें पापा से मिल रही है, कुछ चीजें मम्मी से मिल रही है। बात सही है क्या? तो दोस्तों इस चीज को आप लोग बोलते हैं हेरिडिटी। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स का आना कहलाता है हेरिडिटी। तो दोस्तों ये हेरिडिटी किस वजह से आती है? यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ सब्सटेंस, कुछ पदार्थ आ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी बॉडी में और ये जो पदार्थ आता है ना, इसको बोलते हैं जेनेटिक सब्सटेंस। जेनेटिक सब्सटेंस इसको बोलते हैं, यानी आनुवांशिक पदार्थ आप लोग इसे बोलते हैं। बात क्लियर है क्या? तो डीएनए बेसिकली एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है। यानी डीएनए, आपके पिताजी का कुछ डीएनए, आपकी माताजी का कुछ डीएनए आपकी बॉडी में आएगा और इन डीएनए के माध्यम से ही उनके कैरेक्टर्स और माताजी के कैरेक्टर्स आपकी बॉडी में आएंगे। बात क्लियर है? ठीक है। तो ये डीएनए आपको हमारी हर कोशिका में मिलेगा। तो ये अब ये डीएनए स्टोर कहां पर रहता है? ये रहता है दोस्तों न्यूक्लियस में, केंद्रक में। लेकिन मैंने आपको बताया कि दो आप लोगों के कोशिकांग ऐसे भी हैं जहां पर आपको डीएनए मिलेगा। मतलब न्यूक्लियस में मिलता है और कहां पर मिलता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको डीएनए मिल जाएगा। सिमिलरली जो आपके क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट वहां पर भी आपको डीएनए मिल जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट ह्यूमन में तो होता नहीं, एनिमल की सेल में होता है, प्लांट की सेल में होता है, पादप की कोशिका में होता है। लेकिन दोस्तों उनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उसमें भी क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा। अब प्लीज दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, आप सभी इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो, आपने इतने सारे चैप्टर पढ़ रहे हो। जैसे केमिस्ट्री में आपने बहुत सारे चैप्टर पढ़े, बायोलॉजी में आपने बहुत सारे चैप्टर पढ़ा। हो सकता है पाचन तंत्र आपको बहुत आसान लगा हो सकता है किसी बच्चे को पाचन तंत्र मुश्किल लगता हो। दोस्तों मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि जितने भी चैप्टर हैं, मान लो फॉर एग्जांपल 10 चैप्टर है पूरे बायोलॉजी में, तो यार हो सकता है आपको एक या दो चैप्टर में थोड़ी सी तकलीफ हो, सर थोड़ा सा है ना मुझे दिक्कत हो रही है, वो होगी यार। तो आपको वो उसमें घबराना नहीं है। यार एक चीज मुझे बताओ, आपके घर में बहुत सारे लोग ऐसे होते, मतलब मान लीजिए 10 मेंबर है आपके, हो सकता है किसी को कोई सब्जी नहीं पसंद, किसी को कोई सब्जी नहीं पसंद। हो सकता है दोस्तों आपको करेला नहीं पसंद, लेकिन हो सकता है आपकी फैमिली में कोई मेंबर है जिसको करेला बहुत पसंद है। हो सकता है कि आप में से घर में कोई ऐसा है जिनको टिंडे, लौकी ये पसंद नहीं है, हो सकता है किसी दूसरे को बहुत पसंद है। तो इस दौरान करना क्या है यार? खाना तो पड़ेगा। मतलब 10 चैप्टर है, 10 पढ़ने तो पड़ेंगे ना। तो कोई बार हमको थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, कोई बात नहीं, उस वीडियो को वापस देख लिया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है।
मैं आपको हर एक क्वेश्चन करा रहा हूं। मैं भी चाहूं ना छोड़ सकता हूं, अरे यार इसमें बच्चों को दिक्कत आएगी, चलो ये टॉपिक उठा देते हैं ना यार, आसान आसान सा पढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। हम लोगों को पूरा पढ़ना है। कोई बात नहीं, सबको आती है दिक्कत यार। समझ में आ गई बात को? चले आगे आ जाओ। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे थे न्यूक्लियस की यानी केंद्रक की। दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि हमारी कोशिका के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, इसका एक कार्य मैंने आपको कल बताया था, क्या कि सर हमारी कोशिका के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। इसीलिए हम लोग इसको मास्टर ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, बहुत सारे नाम से इसको पुकार रहे थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों न्यूक्लियस और भी काम कर रहा है क्या? सर इस न्यूक्लियस के पास में क्या है? डीएनए है। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि हेरेडिटी के लिए, आनुवांशिकता के लिए न्यूक्लियस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं बोल सकता हूं क्या ये बात मैं बोल सकता हूं क्या? बोलूं हाँ या ना? बिल्कुल बोल सकता हूं। अब दोस्तों डीएनए आपको मिलेगा कैसे, ये मैं आपको समझाता हूं, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। देखिए दोस्तों, जो न्यूक्लियस होता है ना, इधर आओ इधर आओ, जो न्यूक्लियस होता है ना, इधर आओ, न्यूक्लियस होता है ना दोस्तों, इसके अंदर धागे जैसे कुछ संरचना पाए जाते हैं, धागे धागे जैसे कुछ पाए जाते हैं। इन धागे को आप लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। ध्यान से समझो, ये धागे धागे जैसे कुछ पाया जाता है जिसे आप लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। क्लियर है? क्रोमोसोम इसको बोलते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाए ये क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, तो ये क्रोमोसोम बने होते हैं दोस्तों डीएनए और एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हिस्टोन। तो डीएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन का ये बना होता है धागा। जैसे मैं आपने बोलूं कि चाय कैसे बनाई है सर, दूध प्लस पानी प्लस शक्कर प्लस चाय पत्ती। सिमिलरली ये जो क्रोमोसोम है वो किससे मिलकर बना हुआ है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? ठीक है। अब दोस्तों कुल मिला के, जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं सर ये टोटल कितने धागे होते हैं, टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? अगर ह्यूमन की सेल की बात करी जाए, ह्यूमन सेल, मानव की कोशिका की बात करी जाए, तो किसी भी कोशिका में आप लोग देखोगे ना, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया केंद्रक, इसमें क्रोमोसोम है ना, सिर्फ पेयर में पाए जाते हैं, पेयर में। तो किसी भी कोशिका की बात करी जाए, टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर होते हैं। या फिर आप लोग क्या बोल सकते हो, टोटल 46 आपके क्रोमोसोम होते हैं। इसमें कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होगा। अब दोस्तों ये जो एक क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम है, अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप से देखता हूं ना, बड़ा करके देखता हूं, तो क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? ये देखो, ये आप लोग देख पा रहे हो ना, ये बेसिकली डीएनए है। मतलब ये जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम है, मान लो ये क्रोमोसोम है, तो इसके अंदर बहुत सारे डीएनए, बहुत सारे डीएनए, बहुत सारे डीएनए, बहुत सारे डीएनए। तो इसका कुछ पार्ट हटके आप बच्चों में जाएगा, जिससे कैरेक्टर्स आप लोगों के बच्चों में भी आएंगे, आपके कैरेक्टर्स। क्लियर है? आ गई बात समझ में? आ गई? ठीक है। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि डीएनए का स्ट्रक्चर दोस्तों कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। तो पूरा का पूरा डीएनए नहीं जाता, डीएनए का कुछ पार्ट ही जाएगा। अगर पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा चला जाए, इसका मतलब आप में सारी चीजें अपने पिताजी की जैसी हो या सारी चीजें अपनी माता की जैसी हो, तो डीएनए का कुछ पार्ट ही जाता है। जैसे मान लो डीएनए का केवल ये पार्ट ही गया, तो डीएनए के पार्ट को आप लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं हेरेडिटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? जीन। बेसिकली डीएनए का थोड़ा सा पार्ट ही जाता है, थोड़ा सा टुकड़ा ही जाता है, जिसे आप लोग बोलते हैं जीन बोलते हैं। ठीक है। आज अब ये डीएनए क्या है, ये क्या है, सब हम लोग समझते हैं। आइए मेरी बात को ध्यान से समझो। फिर से मैं आपको समझाता हूं। हमारी जो कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, केंद्रक है। इसको हम लोगों को समझना है। चलो आ जाओ समझते हैं। तो देखिए, जो न्यूक्लियस है ना, कोशिका सेल के अंदर है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ एसिड पाए जाते हैं जिसे आप लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। सर कौन कौन से पाए जाते हैं और इसकी खोज किसने करी थी कि न्यूक्लियस के अंदर ही कुछ एसिड पाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं? इसकी खोज करी गई थी किसके द्वारा? फ्रेडरिक मिशर के द्वारा खोज करी गई थी।
अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो डीएनए जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है। और एक होता है आपका आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें डीएनए का काम क्या है, डीएनए का काम क्या है और आरएनए का काम क्या है। देखो डीएनए का काम क्या है, ये तो हेरिडिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब हम लोग, ये तो एक जेनेटिक सब्सटेंस, एक आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब क्या है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स जाते हैं उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, डीएनए रेस्पॉन्सिबल है। क्रोमेटिन क्या होता है सब बताऊंगा, प्लीज इधर देखो, क्लियर है। तो डीएनए, हम बार बार डीएनए को हाईलाइट क्यों करते हैं, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को ले जाने के लिए। तो मैं फिर से बताता हूं, जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। न्यूक्लियस के अंदर आपके दो पाए जाते हैं, क्या, दो एसिड पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए सबसे इंपॉर्टेंट, डीएनए के बारे में समझना। तो डीएनए कैसे आपको मिलेगा, तो इस न्यूक्लियस के अंदर ऐसे कुछ धागे जैसे संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम के अंदर आपको क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा। क्लियर है। आ जाओ, पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि सर कोई भी कोशिका होती है उसमें जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसके अंदर मिलते हैं क्रोमोसोम। तो सर क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, देखो अगर मानव की कोई कोशिका लोगे तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 होगी। चावल के पौधों की कोई कोशिका लोगे उसमें क्रोमोसोम की संख्या 24 होती है। चिंपांजी की कोई कोशिका लोगे उसमें क्रोमोसोम की संख्या 48। डॉग, कुत्ते की कोई कोशिका लोगे उसमें क्रोमोसोम की संख्या 78 होती है। राउंड वॉर्म, ये एक सूक्ष्म जीव है, इसका क्रोमोसोम लोगे, इसका वो लोगे आप लोग कोशिका, तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या आप लोगों को 4 मिलेगी। क्लियर है क्या, ठीक है। क्रोमेटिन क्या होता है सब बताएंगे पंकज जी, थोड़ी सी तसल्ली रखो। अगर आप लोगों से पूछा जाए ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या सबसे ज्यादा होती है, दोस्तों ये है ऑफिग्लोसम रेटिकुलेटम। ये एक प्लांट है, इस प्लांट के सेल में आपको सबसे ज्यादा क्रोमोसोम मिलेंगे, टोटल 630 पेयर यानी लगभग 1260 क्रोमोसोम मिलेंगे। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि दोस्तों कौन सी कोशिका ऐसी है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या सबसे कम होती है, तो ये है आप लोगों का मिर्मिकिया पिलोसुआ। ये एक चींटी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इस चींटी की कोशिका में आपको सबसे कम क्रोमोसोम मिलेंगे, कितने, केवल 1 पेयर, यानी केवल 2 क्रोमोसोम आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, अब आ जाओ इस डीएनए के बारे में समझते हैं। देखो हमारी कोशिका में ये जो डीएनए पाए जा रहे हैं दोस्तों, इस डीएनए को जब माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को ऐसा नजर आएगा, डबल हेलिकल। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप लोग बोलोगे डबल हेलिकल। डीएनए का स्ट्रक्चर ये डबल हेलिकल होता है, ये बताया किसने था, तो ये बताया था हमको वाटसन एंड क्रिक नाम के 2 व्यक्ति थे। उन्होंने बताया था कि भैया डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिकल होता है। अब ये डीएनए जो है वो मिलके किससे बना हुआ है, आइए मैं आपको बताता हूं। देखो डीएनए बेसिकली क्या है, एक पॉलीमर है, एक बहुलक है। सर बहुलक किसको बोलते हैं, जैसे ये मोतियों की माला है, किससे मिलके बनी हुई है, बहुत सारे मोती से मिलके बनी हुई है। क्लियर है क्या, बहुत सारे मोती से मिलके ये माला बनी हुई है ना, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, पॉलीमर यानी बहुलक। और इसके एक मोती को मैं क्या बोलूंगा, मोनोमर यानी एकलक। सिमिलरली दोस्तों जो डीएनए होता है ना, ये भी बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलके बना होता है। सर जैसे डीएनए पॉलीमर है, क्या वैसे आरएनए भी पॉलीमर है क्या, बिल्कुल दोस्तों आरएनए भी आप लोगों का पॉलीमर है। दोस्तों एक काम करो, आज एक समय हो गया तो मैं ना डीएनए और आरएनए में नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। मैं 10-15 मिनट का ही है, लेकिन उसके लिए कल की क्लास हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, आप टेंशन मत लो। मैं शाम तक ही आप लोगों का डाल दूंगा डीएनए और आरएनए का, ठीक है। क्लियर है, या अभी करा दूं, टाइम बचा है क्या, देखो टाइम बचा है क्या, यार इसका क्वेश्चन भी कराना है, अभी नहीं हो पाएगा थोड़ा। क्या तुम कमेंट में तो टाइम वेस्ट कर देते हो, फिर बोलते हो तुम, है ना। तो मैं इसको एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, आज ही डल जाएगा आपका, शाम तक डल जाएगा, ठीक है, परेशान मत हो, शाम तक डल जाएगा। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा छोटा सा ही, 10-12 मिनट का, एक पूरे 1 घंटे की क्लास वेस्ट नहीं करेंगे। दोस्तों कल है फ्राइडे,
तो कल मैं आपको क्या करवाऊं, टिश्यू हम लोग स्टार्ट कर देंगे, टेंशन मत लो। ये एक छोटा सा वीडियो आज शाम तक आपको मिल जाएगा, आज शाम तक मैं डाल दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, आज शाम तक डाल दूंगा। डीएनए और आरएनए का छोटा सा वीडियो जो है 10-15 मिनट का बचा है, मैं शाम तक डाल दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे टिश्यू यानी उत्तक। ओके, मस्त रहो, शाम तक आपको इसका टेस्ट भी मिल जाएगा। आराम से अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, बाय बाय।